कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? तो कनाडा से हमने लिया हुआ है मजबूत केंद्र के साथ संघ। मजबूत केंद्र के साथ संघ को हमने कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, मजबूत केंद्र के साथ संघ को हमने कनाडा से लिया है। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत जो है में किसी एक आदमी की शासन व्यवस्था नहीं है, पूरा ग्रुप शासन व्यवस्था करता है, शासन का को संचालित करता है। और इसमें भी मजबूत कौन है? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? तो सबसे ज्यादा ताकत जो है केंद्र के पास है। कैसे? तो याद कीजिए, पॉलिटी का पहला क्लास, पहले क्लास में सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको राज्य और प्रांत को डिफाइन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो राज्य होता है, राज्य, उसके पास संप्रभुता होती है, प्रांत के पास संप्रभुता नहीं होती। तो भैया राज्य के पास आपका 4 चीज होना चाहिए, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। और प्रांत के पास केवल जनसंख्या, भूमि और सरकार होती है, संप्रभुता नहीं होती है। तो आपको राज्य से ज्यादा ताकत, ज्यादा पावर मिल गया ना, किसको? केंद्र को। यही बात तो लिया गया है कहां से? कनाडा से, कि केंद्र जो होगा वह ज्यादा मजबूत होगा किसकी अपेक्षा? राज्य की अपेक्षा। ठीक है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति जो है वह किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे, अवशिष्ट शक्ति जो है वह केंद्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? केंद्र को। अवशिष्ट शक्ति क्या है? तो सामान्य तौर पर जो 7वीं अनुसूची है, इसमें सारे जितने भी शक्ति हैं उन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। ठीक है। लेकिन इन सबके भी अलावे उस समय जो संविधान लिखने वाले थे वो लोग बड़े दूरदर्शी थे। उनको यह बात पता था कि समय के साथ चीजें बदलेंगी और बदलेंगी तो हो सकता है कि और भी विषय आ जाए। तो और जो विषय आ जाए उसके लिए एक और सूची बनाया गया जिसको कहा गया अवशिष्ट सूची, और इसको खाली छोड़ दिया गया। क्या किया गया? इसको जो है खाली छोड़ दिया गया कि जो सरकारें आएंगी वह सरकार आने के बाद आपको क्या करेंगी? वह सरकार आने के बाद इसमें अपना जो जोड़ना होगा वो जोड़ेंगी। यानी केंद्र सरकार के पास इसकी सारी पावर, शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास छोड़ दी गई। और वर्तमान टाइम में आप सुनते होंगे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम तो सिंपल सी बात है, जो संचार है, संचार है वह केंद्र सूची का विषय है ना। जैसे आप देखते होंगे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, कभी सुने किसी राज्य का है? सब केंद्र के अंडर रह के काम करते हैं। तो संचार जो है वह आपको केंद्र सूची का विषय है। तो संचार के अंदर जब आपका कोई क्या आ जाएगा? क्राइम आ जाएगा, तो वह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आ जाएगा। साइबर क्राइम का मतलब हुआ कि आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया ना, ओटीपी वगैरह किसी प्रकार से लेकर के आपके जो है आईडी को, फेसबुक, व्हाट्सएप आईडी को हैक कर लिया गया। तो ये सब क्या है? ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, आपको जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है वह किसके पास है? केंद्र के पास है। अगला है राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा। राज्य जो है उसमें राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भैया तो राष्ट्रपति करते हैं। और इन्हीं के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत माने इच्छा अनुसार, प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसी में अगला है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सलाह दे सकता है। ठीक है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति को अगर किसी प्रकार का कानूनी सलाह चाहिए तो किससे सलाह लेंगे? कानूनी सलाह उससे लेंगे जो कानून का ज्ञाता हो। और कानून का सबसे बढ़िया ज्ञाता किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो सिंपल सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह कानूनी सलाह दे सकता है। किसको? किसको कानूनी सलाह दे सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को दे सकता है, केंद्र सरकार को दे सकता है। क्लियर है? हालांकि केंद्र सरकार के लिए अलग से एक आदमी नियुक्त होता है जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जब भी कानूनी सलाह लेंगे तो वह किससे लेंगे? वह लेंगे आपको सर्वोच्च न्यायालय से। तो यही बात आपको बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। यानी कनाडा से 4 बातें हो गई। मजबूत केंद्र के साथ संघ, दूसरा अवशिष्ट शक्तियों के पास केंद्र के पास, तीसरा हो गया राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। क्लियर है? चलिए अब अगला की बात ही आज गई। अगला है आपका जापान। जापान से हमने ज्यादा चीजें नहीं ली है, हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, न्याय व्यवस्था जो है, वो हम लोगों ने कहां से लिया है? जापान से लिया हुआ है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे न्याय प्रक्रिया हमने लिया है, विधि प्रक्रिया जो है हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन स्थापित प्रक्रिया हमने लिया है जापान से। जैसे कोई आदमी अगर मर्डर करता है तो उस पर धारा 302 लगेगा, मर्डर केस का चार्ज लगेगा, लेकिन मर्डर केस का चार्ज लगेगा तो उसके अंतर्गत क्या सजाएं होंगी, ये सजा हमने जापान से लिया है। इसी की बात हो रही है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, यानी कि सजा में क्या सजा दिया जाएगा, यह सजा हम लोगों ने आपको कहां से लिया है? जापान से लिया है। चलिए, अगला है आपका मौलिक अधिकार। कहां से लिया हमने? अमेरिका से। ठीक है, पांचवा जो था वो क्या था? अमेरिका था, मतलब 9वां जो था अमेरिका था। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है। याद कीजिए, कल जो क्लास हम लोगों ने किया था, कौन सा क्लास किया था? तो कल वाला जो क्लास था उसका हेडिंग क्या है? तो उसको हमने किया था किस आधार पे, किस नाम से? संविधान के विशेषाधिकार के नाम से। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या? हम लोग देख रहे हैं अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से है? अमेरिका से है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 थे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया है? उसको संविधान से हटा दिया गया है। इसके बाद की बात की जाए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो है भारत में स्वतंत्र है। याद कीजिए, मैं बार बार एक गोले के आधार पर आपको समझा रहा हूं कि ये जो है, ये है न्यायपालिका। क्या है? ये आपको विधायिका और कार्यपालिका दोनों से क्या है? स्वतंत्र है। तो इसी की बात कह रहे हैं हम कि न्यायपालिका जो है कि स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अगला है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने अगर कोई नियम बना दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे, उच्च न्यायालय को ऐसा लगे, किसी भी न्यायालय को ऐसा लगे कि जजमेंट शायद सही नहीं है, तो अपने उस जजमेंट की समीक्षा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक बार जब हम जजमेंट दे दिए तो यही बात माना जाएगा, चाहे जो हो जाए, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहा जाता है, या न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इनके पास है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार कोई नियम बनाई, तो उस नियम का सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार ने जो है, या जो नियम बना है इसमें संविधान का, उनके नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो नियम बना है यह भारतीय जनता के हित में नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो उसको क्या कर सकते हैं? उस कानून को खारिज कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार एक बजट लेके आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड का, ध्यान में है? इलेक्शन के दौरान इसकी खूब चर्चा हुई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम यह था कि कोई भी व्यक्ति गुप्त दान कर सकता है। किसको? किसको? अपने जो है सो जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काहे कर सकता है? आरटीआई कहां गया? राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार कहां गया? काहे जनता नहीं जानेगी? क्यों जनता नहीं जानेगी कि तुमको क्या दिया गया है, किसने तुमको पैसा दिया है? आखिर तुमने अडानी को सारा प्रोजेक्ट दे दिया, सारे प्रोजेक्ट को अडानी को ज्यादा दे रहे हो, काहे दे रहे हो? कैसे पता चलेगा लोगों को? भैया, तो इलेक्शन के दौरान उसने सबसे ज्यादा फंडिंग किया था। ठीक है, तो आम जनता को इस बात की जानकारी चलनी चाहिए। आपने एक चीज भी सुना होगा कि 2000 करोड़ शायद जो है बीफ बेचने वाली कंपनी ने दिया था, यानी गाय भैंस का मांस बेचने वाली कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए जो है, शायद कुछ ऐसा ही था, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हैवी अमाउंट था, वह दिया था आपको 200 करोड़ वह दिया था केंद्र सरकार को। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार बार बार आपको इस मुद्दे को उठाती है कि नहीं, हम गोवंश की रक्षा करते हैं, गाय बचाते हैं, भैंस बचाते हैं। फिर ये गाय भैंस बेचने वाली कंपनी 200 करोड़ आपको दी कहां से? अगर 200 करोड़ दी है, इसका मतलब है कि उसने सोचिए कितने गाय काटे होंगे, कितने भैंस काटे होंगे, कितना करोड़ कमाया होगा, तब ना 200 करोड़ आपको दिया है। और आपने इसके एक्सेप्ट कर लिया। काहे एक्सेप्ट कर लिया? काहे एक्सेप्ट किया? अब आपने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है कि आप उसको छूट देंगे। ठीक है भाई, तुम काटो। बात समझ में आया? तो इसलिए तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप जो है जुडिशियल रिव्यू तो होगा, और आप जो है जनता जानेगी जरूर, उसके पास इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है कि भैया आप कर क्या रहे हो, ये नियम लायक है। गुप्त दान कौन सी होता है जी? क्लियर है? तो ये है, इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन का अधिकार। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। क्या महाभियोग? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया इज कॉल्ड महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग राष्ट्रपति पर कौन लगाएगा? लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक लगाएगा और दूसरा क्या करेगा? उस महाभियोग की पुष्टि करेगा। तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। यह प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। अगला है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, नियुक्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो इसी के बारे में आपको चर्चा कर रहा है कि उनको कैसे हटाएंगे। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह इक्विवेलेंट होता है किसके उपराष्ट्रपति के? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के। जबकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह इक्विवेलेंट होता है ब्रिटेन के सम्राट के। क्लियर है? तो ये जो है हमने अमेरिका से लिया हुआ है, याद रखिएगा। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है, न्यायिक समीक्षा को लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग को लिया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के पद जो है इसको हम लोगों ने कहां से लिया है? तो इसको हम लोगों ने लिया है कहां से? इसको हम लोगों ने लिया है भैया अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला है आपका फ्रांस। फ्रांस जो है यहां से हमने लिया है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र किस देश को कहते हैं? तो ऐसा देश जहां के राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो वैसे देश को गणतंत्र देश कहते हैं। जैसे राष्ट्राध्यक्ष का मतलब या तो राष्ट्रपति होगा या फिर जहां पे राष्ट्रपति नहीं होगा राजा होगा, वो राजा हो जाएगा, या फिर जहां पे राष्ट्रपति राजा दोनों नहीं होता होगा वहां पे कौन हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा आपका कौन? तो वहां पे हो जाएगा चांसलर। चांसलर, राष्ट्रपति या राजा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? गणतंत्र। राष्ट्रपति का पद या राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो। जैसे वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके पहले आपको कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। क्या रामनाथ कोविंद के रिलेशन की है द्रौपदी मुर्मू? नहीं है, उनको चुना गया है। ठीक है, तो हम गणतंत्र हैं, लेकिन याद रखिएगा हम लोकतंत्र भी हैं। लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि यहां के जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वह आम जनता के द्वारा होता है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का जो पद होता है या जो राजा का पद होता है वह वंशानुगत है, राजा का बच्चा ही राजा बनेगा। तो ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। बट भारत जो है गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? और अगला है आपका प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि हमको जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और भाईचारे का अधिकार भी दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतिम छोर पे, अंतिम लाइनों को के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जब उसको लागू किया 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 के जस्ट पहले वाले लाइन को पढ़िएगा तो आपको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श मिलेगा। और यह आदर्श हमने कहां से लिया है? तो फ्रांस से लिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, मुझे दुख नहीं, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमको ये चीज महसूस हो रहा है कि पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यकीन मानिए, आप कहीं भी क्लास किए होंगे या कहीं भी क्लास करते होंगे, आप एक बार कंपेयर कीजिए। ठीक है, जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको इस बात की रियलाइज, इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि सही में कौन बेहतर पढ़ा रहा है। आज जो है हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत को, और भारतीय संविधान का स्रोत हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और इसको जब बना लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि आप हमारे जो है सो व्हाट्सएप पे आप अपना नाम कमेंट करिए। ठीक है, नाम कमेंट कीजिए, हम एक ग्रुप बना देंगे, और जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को PYQ यानी भारतीय संविधान का जो स्रोत है, इससे रिलेटेड जो PYQ है वो मैं आपको दे दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।
कर दें।